जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए, आपका जो क्लास 12th बायोलॉजी का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए क्लास 12th में टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखा जाए तो ये किसका टॉपिक है? ये है रिप्रोडक्शन का टॉपिक। अब ये जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, तो आज हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब वन शॉट रिवीजन के तौर पे। तो हम लोग क्या करना है इसमें, पहली बात तो देखिए, जो आप लोग एक बार पढ़े हैं उसके लिए बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि क्या करना है, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा, और जो आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको रिवीजन के पर्पज से बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब आपके लिए हेल्प होगी। अब बात करें कि ये एक्चुअली टॉपिक क्या है ना, कि जब कहीं पर रिप्रोडक्शन का टॉपिक आता है ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो उन तीनों चैप्टर में, मतलब रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है थोड़ा सा। बात समझ आ रही है? अब ये जो टॉपिक आने वाला है, तो हम लोग इसमें जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए जो आपका 12th का एग्जाम है, वो तो ठीक है, वो तो आएगा ही। और जो आपके आने वाले नीट के एग्ज़ाम हैं, जो नीट का एग्ज़ाम है, जो कि अभी तो इस समय 3 मई को है, 3 मई को जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट है। और जो आपके और भी एग्ज़ाम होंगे, जो कम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम, जैसे CUET हो गया और BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम हो गए, और जो भी एग्ज़ाम चलते हैं इसमें कि ये सब टॉपिक आते हैं बायोलॉजी वाले, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग उसको पढ़ेंगे, है ना। तो जो उसको रिवीजन के पर्पज से पढ़ना है, मतलब ये पूरा डिटेल लेक्चर तो ये नहीं है, थोड़ा सा क्योंकि जल्दी जल्दी चलेंगे, तो जिसको रिवीजन के पर्पज से जुड़ना है तो वो इसके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। बात समझ गए ना? तो अब चलिए, अब टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करके हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आप लोग की बस यही उम्मीद है कि आप जल्दी से टॉपिक शुरू कर दीजिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब ये बात समझना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहली बात तो आपके सिलेबस के अनुसार कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि हमें पहले वो बात थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इसमें हमको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जो इतना तेज से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतनी तेजी से, तो और उसको हम लोग, वो क्या है और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, मतलब जन्म बर्थ कैसे कंट्रोल करें। और तीसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कुछ जो इसमें दिया है, वो पढ़ेंगे। और इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक आएगा कि इनफर्टिलिटी को हम लोग कैसे क्योर करेंगे, अगर कोई इनफर्टाइल है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, इसको ही पढ़ेंगे। बात समझ आ रही होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले हम लोग एक पढ़ते हैं कि जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये कहा है कि देखिए, जो टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड सोशल। मतलब बोला जाता है, इसका मतलब ये हो कि हेल्दी पर्सन कौन है, तो हेल्दी पर्सन उसको बोलेंगे जो पूरी तरह से फिट हो, मतलब हर एक टाइप से फिट हो। मतलब हर एक टाइप मतलब क्या, केवल देखने में वो फिजिकली फिट हो वो नहीं, उसके अंदर वो मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, रिप्रोडक्टिवली फिट हो, और सोशली फिट हो, और बिहेवियरल फिट हो, मतलब वो सब प्रकार से फिट हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो पूरी तरह से क्या है, हेल्दी पर्सन है। अब कोई देखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा है लेकिन वो मेंटली परेशान है, जब मेंटली परेशान है तो उसको हम लोग हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। बात समझ आ गई? अब उसके बाद देखना ये समझना है कि क्या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो पहला टॉपिक है, प्रॉब्लम्स क्या है और क्या इसकी स्ट्रेटजी है। तो हम लोग एक शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जो इंडिया होता है, हमारा जो इंडिया है, उसकी अगर हम लोग बात करें शुरू में, तो इंडिया में इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, जिसको हम लोग बोला गया फैमिली प्लानिंग। एक्चुअली ये बात है 1951 की। क्या हुआ कि हमारे इंडिया में, हमारी जब इंडिया मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो उस समय पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, तो लोग, मतलब उस समय की सरकार को ये टेंशन होने लगी कि यार पॉपुलेशन इतना बढ़ रही है, हम लोग अपने देश को कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो उस समय एक प्रोग्राम चला गया, उस प्रोग्राम को बोला गया फैमिली प्लानिंग, मतलब बच्चे क्या ज़्यादा पैदा बच्चे ना करो, एक हो गया फैमिली प्लानिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड केस इन द ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब RCH।
अब जब प्रोग्राम चलाया गया तो उसमें एक संस्था है RCH, जिसको इसका जिम्मेदारी समझा गया और इस प्रोग्राम में जिम्मेदारी दिया गया, और इस प्रोग्राम में ही क्या किया रहा गया, इसमें क्या गया कि जो लोगों को अवेयर किया गया कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उससे लोगों को अवेयर कराया गया अपने आसपास की सोसाइटी में, है ना। अब देखो क्या है, अब एजुकेशनल पीपुल अबाउट द बर्थ कंट्रोल, एजुकेट द पीपुल अबाउट द बर्थ कंट्रोल केयर, प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर, मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा। उस समय जितनी भी कुरीतियां थी, कह लीजिए कि मतलब हमको उस समय ये बात लोगों को बताना था कि भाई ये जो हेल्थ अवेयरनेस है वो क्या होता है, मतलब हम लोग उसको कैसे लोगों को समझाएं कि ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है ना, लड़का हो या लड़की एक समान मानना है, जो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको रिस्पेक्ट करना है, मतलब उसको केयर करना है, ऐसा नहीं कि वो प्रेग्नेंट भी है उससे आप काम भी करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ये सब हो रही हैं तो उसका भी केयर करना है ना। तो ये सारी चीज़ें इस अवेयरनेस में दिखाया गया। और दूसरा क्या है कि अवेयरनेस प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा। और जो उस समय सेक्स रिलेटेड क्राइम होते थे, सेक्स एब्यूज थे, उन सब से अवेयर कराया कि लोग देखिए ऐसा मत करिए। जैसे कि मान लो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि लोग पहले के उस जमाने में बोलते थे कि यार लड़का हो लड़की ना हो, मतलब उसको अगर लड़की जो होता तो वो लड़का लड़की एक समान नहीं, तो क्या करते उसको उसको एबार्ट करवा देते थे या उसको मार देते थे या कुछ करते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको क्या करना है, रोकने के लिए ये सारी चीज़ें कराई गई, अवेयरनेस कराया गया कि इस तरह से काम हमको करना है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, अब हमको क्या समझना है। देखिए हम लोग जो चल रहे हैं ना अपने सिलेबस रिगार्डिंग चल रहे हैं, मतलब हमको अपने सिलेबस को जल्दी से कवर करना है एक ही लेक्चर में, बस ये बात ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा तेज चलेंगे। अब क्या नीड पड़ी सेक्स एजुकेशन की इन द स्कूल। देखो पहले क्या होता था कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन का कोई रोल नहीं था, लोग ना थोड़ा गलत समझते थे कि यार मेरे बच्चों को तुम ये पढ़ा रहे हो, ऐसा क्या पढ़ा रहे हो तुम्हारे बच्चों को, ऐसे नहीं करना है, मतलब तुम ऐसे नहीं हो। तो अब क्या किया गया, तो उस समय लोगों को ये बात बताया गया कि जो राइट इंफॉर्मेशन है एक्चुअली सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, जैसे हेल्प टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शन, उसको जो सेक्स रिलेटेड मिसकंसेप्शन है उसको खत्म करने के लिए लोगों को अवेयर किया गया। और जब अवेयर किया गया तो उसमें क्या किया गया, गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज, सेफ एंड हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD अर्थात मतलब जैसे एड्स, ये सब के बारे में ना खूब बढ़िया से अवेयर कराया गया कि आप इसको समझो आखिर ये होता क्या है, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है, और इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, सबको जानना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, जैसे वाले फीमेल में, जब किसी फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो वो डर जाती है, अब किसी से घर में बताती नहीं है उस शर्म के मारा। अब लोग क्या करेंगे, उसमें और दवाएं रखते हैं, तो हो सकता है उससे रिलेटेड उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाए। तो अब इससे लोगों को अवेयर कराया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा कि आपको अगर ऐसा कुछ होता है, आपके अंदर कोई बॉडी में से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आप उसको उसको क्या करिए, नज़रअंदाज मत करिए, आप इसको बताइए, बिल्कुल वो शर्माने की बात नहीं है, ये सबके अंदर होता है, ये नेचुरल है। तो इसको कैसे क्या बोलते हैं कंट्रोल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी बातें इसमें बताया जाना है। बात समझ में आ गई? इसीलिए बच्चों को सेक्स एजुकेशन का शिक्षा दिया जाता है स्कूलों में। अब ये तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड द बर्थ कंट्रोल, ये वाला थोड़ा डाटा से कुछ डाटा पर नज़र डालते हैं तो थोड़ा सा ना हमको आइडिया लगेगा कि भाई आखिर ये क्या चल रहा था उस समय और अब कैसे हो रहा है। जैसे क्या है कि इन 19 में बात करें तो जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, है ना। अब ये पॉपुलेशन 2000 में ये बढ़ के लगभग 6 बिलियन हो गई, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है, मतलब कुछ डाटा पर नजर डालना है। अब ये लगभग 7.5 बिलियन हो गई 2011 में। पास होने इंडिया की पॉपुलेशन बात करें तो वो लगभग 350 मिलियन थी, ये क्या है 2 बिलियन, है ना। अब ये क्या है 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 350 मिलियन थी, और 1 मिलियन में 10 लाख, अब 350 में आप निकाल सकते हैं कितना होगा। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट अब देखिए ये रिच्ड 1 बिलियन, 2000 में ये पहुंच गई 1 बिलियन, है ना। अब ये 1.2 बिलियन हो गई, ये लगभग 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ये लगभग 1.2 बिलियन हो गई, और उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं, अब शुरू हुआ है जनगणना वाला, तो अब शायद चल रहा है जनगणना,
खुद ही पता चल गया कितना बढ़ गया होगा, है ना। इट मेजर एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इन इंडियन, और ये बात दिखाता है कि हर छठा आदमी इस दुनिया का इंडियन है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रही थी? इंडिया की। बात समझ आई? अब देखो ये अकॉर्डिंग टू 2011, मतलब 2011 के बाद से ये क्या बोलते क्या, सेंसस रिपोर्ट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20/1000 पर ईयर, मतलब जो होगा ये लगभग 2% हो गया। द रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, और उस समय पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बात समझ में? अब रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ने का क्या रीजन था? पॉपुलेशन बढ़ने का आखिर क्या रीजन है? पहली बात तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसको हम लोग की अपनी व्यवस्थाएं बनने लगी। अब देखो इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटी, हमारे देश में इन हेल्थ फैसिलिटी थोड़ा सा अच्छी होने लग गई। जब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होने लग गई तो बच्चों के और मदर के मरने की दर क्या हो गई? कम हो गई। जब बच्चे कम मर रहे थे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ ही जाएगी, है ना। और लोग तो सोच ही रहे थे कि हमारे बच्चे बहुत सारे हो जाएं, उसमें बच्चे खूब पैदा लोग करते थे। अब यही सोच के पैदा करते थे यार, हो सकता है कि अगर 10-12 ठो पैदा कर देंगे तो 3-4 ठो खत्म हो जाएगा, तो फिर भी तो कुछ बचा जाएगा, 6-7 ठो बचेगा। तो यही सोच करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया हो गई तो सारे के सारे बचे रह गए। जब सारे बचे रह गए, पॉपुलेशन क्या हो गई? बढ़ गई। एक्सप्लोजन हो गया। बात समझ गए ना? बेटर लिविंग कंडीशन हो गया। अब ये रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब डेथ रेट क्या हो गया? कम हो गया। और ये मैटरनल मोर्टेलिटी अर्थात MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अर्थात IMR, ये सब क्या हो गया? बहुत कम हो गया। मतलब मदर जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके मरने की दर क्या हो गई? कम हो गई। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, और जो लोगों की रिप्रोडक्टिव एज है उसको क्या हो गया? वो लगभग इंक्रीज हो गई। अब ये कैसे इंक्रीज हो गई? जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स है, अब वो पेरेंट्स के पास, मान लो एक पेरेंट्स के पास कम से कम 12 बच्चे हो गए। अब सोचो कि जिस जिस कंडीशन में वो एक ही पेरेंट्स बच्चे पैदा किए 12, अब वही 12 लोग और पैदा करेंगे, 12 44, तो मतलब रिप्रोडक्टिव एज क्या हो गई? वाले जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और सारे बच्चे पैदा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, है ना। एक ये हो गया। अब देखो ये क्या होगा, अब क्या इम्पैक्ट आएगा पॉपुलेशन बढ़ने से? एक सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी दिक्कत हो जाएगी। अब देखो कंट्रोल मेजर, क्या क्या कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या अपनाते हैं? जैसे सरकार ने एक नारा चलाया, हम दो हमारे दो, है ना, We two and our two. अब मेनी कपल्स हैव अडॉप्टेड टू वन चाइल्ड नॉर्म्स, और अब तो कुछ होशियार लोग ये भी हो गए हैं कि इनका कहना है कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक। और कुछ और होशियार लोग हैं, मतलब समझदार लोग हैं, कह रहे हम अकेले और हमारे कोई नहीं। बस समझ गया ना? अगर हम अकेले हैं तो मेरे कोई नहीं होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के लोग हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो गया। अब द स्टेटनरी राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल 18 ईयर एंड मेल की, फीमेल की 18 और मेल की 21। मतलब पहले क्या होता था, छोटे बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, मतलब 15 साल, 16 साल, 12 साल के हुए बच्चे शादी कर देते थे। अब जब शादी हो जाएगी बच्चे पैदा करना स्टार्ट। बात समझ रहे हैं? अब उसमें क्या हुआ कि अब इस एज को बढ़ा दिया गया था, 18 कर दिया फीमेल का और 21 कर दिया मेल का। ये उस समय का डाटा है, वही तो इसमें लिखा है, तो जब आएगा तो आपको आंसर इसी देना है। लेकिन अब ये भी बढ़ गया है, अब ये 21 का फीमेल का और मेल का क्या हो चुका है? 23 हो गया है। अब ये तो हो गया है, लेकिन आपको क्या लिखना है? वही लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है आंसर में। पास में आ गई। अब प्रॉपर्टीज एंड आइडियल कंट्रासेप्टिव। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब अवेयरनेस दिया गया तो आपको यही बताया गया कुल मिला के बच्चे बहुत पैदा नहीं करना है। अब बच्चे पैदा नहीं करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसके यही रीजन है, मतलब अब बच्चे पैदा कैसे होते हैं? रिप्रोडक्शन करने से। तो या तो रिप्रोडक्शन ना करो, अब या तो करोगे तो उसको बच्चे कैसे पैदा नहीं करना है। तो मतलब क्या हुआ, कुल मिला के सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि उससे तो कोई बाज आएगा नहीं, है ना। तो क्या करना है, उसके बावजूद भी क्या बच्चे पैदा ना हो, उसको रोकने के लिए कुछ आया आइडियल, मतलब कुछ कंट्रासेप्शन आया, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रासेप्टिव। और जो कंट्रासेप्टिव आई उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कुछ पिल्स आई भी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स। और ये देखो अब ये क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आइडियल कंट्रासेप्टिव होती हैं। ये पहली बात तो यूज फ्रेंडली हो, मतलब कुल मिला के ये समझिए इसको कि बच्चा
पैदा ना करने का जुगाड़ है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करने के साथ साथ भी बच्चा पैदा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, तो कंट्रासेप्टिव अपनाना है। और वो कंट्रासेप्टिव आइडियल हो, उसकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो आइडियल हो मतलब यूज फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल हो। मतलब आसानी से मिल जाए, मतलब आसानी से यूज कर सकें, आसानी से मिल जाए, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, और हम जब चाहें तब पैदा ना हो और जब चाहें पैदा हो जाए, ये होना चाहिए, है ना। नॉन और लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो उसका बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो, बहुत कम हो, है ना, जो कि अब हो नहीं सकता, साइड इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होना ही होता है ना। इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिराइव डिजायर एंड द सेक्सुअल एक्ट। मतलब ऐसा यूज करो कि जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया लीगलिटी है उसके दायरे में ही रहो। ऐसा ना हो आप दायरा क्रॉस कर जाओ उसका। जैसे मान लो कि बच्चा लेडी प्रेग्नेंट हो गई, अब लेडी प्रेग्नेंट हो गई, आप चाहते हैं कि बच्चा हमको नहीं चाहिए, अब उसको अवॉर्ड करा दीजिए, ये भी एक बच्चा ना पैदा करने का जुगाड़ है। लेकिन अब उसमें गवर्नमेंट आ जाएगी, उसमें लीगलिटी है कि आप बच्चे को अवॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर जानकारी मिल जाएगी तो आपको उसके खिलाफ केस हो जाएगा, है ना। तो आपको सारी सेक्सुअल जो डिराइव्स हैं, डिजायर्स हैं, उन सबको ध्यान में देना पड़ेगा, ध्यान दे के ही आप ये कंट्रासेप्टिव कर सकते हैं। अब जो कंट्रासेप्टिव मेथड है उसको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से बच्चे ना पैदा करने के कौन कौन से जुगाड़ हैं। बस में तो जुगाड़ क्या है, पहला है नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। एकदम नेचुरल है या ट्रेडिशनल मेथड है, ये इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या कोई ऐसा मेडिसिन का यूज नहीं होता है। अब इसमें क्या है, देखिए पहला समझना एकदम इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्या है, ये इसमें क्या होता है, अवॉइड द चांस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग एंड इट इंक्लूड, इसमें जो ओवम और स्पर्म मीटिंग ना होने नहीं होती है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड है। देखिए पहला आता है पीरियोडिक अबस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अवॉइड क्वाइटियस फॉर 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फर्टाइल पीरियड होता है, टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। देखिए हम लोग पिछले मतलब आप लोग पढ़े होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्टाइल पीरियड जो होता है वो होता है 10 से 17 के बीच में। मतलब ओवुलेशन होगा 14 को, उसके बाद से फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा अगर इसमें पहुंच जाएगा तो। लेकिन उसको हम लोग क्लियर ना मान के थोड़ा सा पहले मान, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो सकता किसी में पहले ही ओवुलेशन हो जाए। तो ये 10 से लेके 17 दिन तक, ये दिन छोड़ के आप किसी दिन सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करेंगे तो बेबी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। बस क्वाइटियस या इंटरप्टस या विथड्रॉल मेथड। इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय, मतलब सेक्स करते समय जिस समय स्पर्म निकलना होगा उस समय पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वो स्पर्म कहाँ निकल जाएगा, बाहर। जब स्पर्म बाहर निकल जाएगा तो उस समय जब स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी का फॉर्मेशन बेबी नहीं होगा। दूसरा है, अगला है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इसमें क्या होता है, जब कोई मदर बेबी को जन्म देती है तो जन्म देने जब तक बच्चा मम्मी का दूध पीता है तब तक उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो ओवम मैच्योर भी नहीं होगा, मतलब ओवुलेशन भी नहीं होगा। यानी जब तक वो बच्चे का दूध पिलाएगी तब तक उसके अंदर ओवम मैच्योर नहीं होगा, और ओवम मैच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो टाइम क्या है, सेफ जोन है। उस समय आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, बेबी नहीं होगा क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और वो टाइम जो आपके डाटा में दिया है वो होता है 6 मंथ। ये किसी में साल, किसी में 1.5 साल में हो सकता है, लेकिन ये जो नेचुरली दिया गया है वो क्या होता है, 6 महीने तक आप क्या है, सिक्योर है। अब दूसरा आएगा बैरियर मेथड। वो क्या हो गया था, नेचुरल मेथड। अब दूसरा क्या आएगा, बैरियर मेथड। दे प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग एंड स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोकता है। उसके लिए पहला आता है कंडोम, जिसको बोलते हैं निरोध। और ये मिड ए रबर लैटेक्स शीट होता है। कंडोम जो होता है ये मेल कवर द पेनिस, है ना, ये मेल और फीमेल दोनों का आता है। पहले केवल मेल का आता था, लेकिन फीमेल ने कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर फीमेल के लिए ही बनाया गया। बस में आ रही है, तो अब दोनों आने लग गए हैं इस समय। बस में अभी क्या करता है, एक रबर है, ये कंडोम का कंडोम फॉर फीमेल कवर द वेजाइनल एंड सर्विक्स, और कंडोम आर यूज जस्ट बिफोर क्वाइटियस, मतलब जिस समय आप सेक्स करेंगे उसके पहले आप यूज करेंगे। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देगा कंडोम आर वेरी पॉपुलर बिकॉज, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बीमारियों को भी रोक सकता है। अगर उसके अंदर कोई एसटीडी है
तो उसके अंदर नहीं आएगी। जो अगर मान लो कोई फीमेल पार्टनर में या मेल पार्टनर में किसी में कोई बीमारी है तो आपस में वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है और डिस्पोजेबल होता है, और ये कैन बी सेल्फ इंस्टेड एंड देयर बाय द गिवन द प्राइवेसी यूजर। मतलब किसी को कुछ बताना नहीं है, ना किसी डॉक्टर से बात करना है, ना किसी से बात करना है, बस धीरे से दुकान पे जाना है, बस बोल देना है हमको ये दे दो, काम खत्म, अपना यूज़ करिए और उसको आसानी से बाहर फेंक दीजिए। और समझ गए। अब दूसरा आता है डायफ्राम, ये सर्वाइकल कैप है या इसको बोलते हैं वाल्ट। अब देखिए ये भी एक प्रकार का होता क्या है, ये भी एक प्रकार क्या है, कंडोम की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, ये रबर कमेंट होता है, ये इंस्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फिट कर दिया जाता है ड्यूरिंग क्वाइटियस, जब आप सेक्स करेंगे। अब दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। अब कंडोम क्या था, वो सिंगल यूज का था, ये क्या है, ये रीयूजेबल है, मतलब इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना। अब तीसरा आता है स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली या फोम आर यूज्ड along with these barrier to increase the contraceptive efficiency। मतलब ये क्या करता है, अब इसका जो यूज करता है, कुछ क्रीम्स आती हैं, अगर इस क्रीम्स को जो रिप्रोडक्टिव वेजाइनल पार्ट है वहाँ पे इसको यूज करने से, जो इसका यूज करने से जो कंट्रासेप्टिव की इफिशियंसी, मतलब स्पर्म को कुल मिला के पंचर कर देता है या मोटिलिटी को कम कर देता है। तो अब स्पर्म जाके वहाँ से ओवम तक पहुँच, टेस्ट ट्यूब फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जब फैलोपियन ट्यूब पहुँचेगा नहीं तो उसका फर्टिलाइजर नहीं होगा, जब फर्टिलाइजर नहीं होगा तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये हो गया। अब दूसरा देखिए, एक आता है तीसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि यूटेरस के अंदर इसको फिट करवाया जाता है, और इसको फिट करने के बाद ये क्या करता है, ये कंट्रासेप्टिव को प्रमोट करता है। अब क्या होता है, दीज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर, इसमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी या नर्स की जरूरत पड़ेगी, ये इसको आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, है ना, डॉक्टर्स या नर्स जरूरत पड़ती है। द यूटेरस थ्रो वेजाइना दे इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अगर मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज करने से स्पर्म के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। जब स्पर्म को बढ़ा देता है तो स्पर्म सारा खत्म हो जाता है, और जब सारा स्पर्म खत्म हो जाएगा तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी क्या होगी, नहीं होगी, और ये डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, मतलब अगर बच्चों के बीच में गैप चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ये अगर बात करें तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या क्या है, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट बात होता है, एक होता है नॉन मीडिएटेड आईयूडी, एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब जो नॉन मीडिएटेड आईयूडी होता है, ये क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को रोक देता है, और ये स्पर्मिसाइडल इफेक्ट तरह भी काम करता है, मतलब स्पर्म को पंचर कर देता है। और इसका आंसर आता है लाइपेज लूप। इंपॉर्टेंट बात ये है, नॉन मेडिकेटेड में क्या आता है, लाइपेज लूप। और कापर्स रिलीजिंग आयोडी जो होता है, ये कापर्स आयन रिलीज करता है जो मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी अर्थात स्पर्म को भी रोक देता है। और इसमें CU कापर T, कापर 7 और मल्टी लोड्स 375, ये सब किस में आते हैं, कापर रिलीजिंग आयोडी में आते हैं। और हार्मोन रिलीजिंग आयोडी में क्या आते हैं, दे मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देता है, मतलब आप फाउंडेशन हो भी गया तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। इसमें आते हैं प्रोजेस्टेट और LNG-20। अब ये इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि नॉन मीडिएटेड में लाइपेज लूप आता है, कॉपर रिलीजिंग में कापर T, कापर 7 और मल्टी लोड्स 375, और ये हार्मोन यूटेरिन में प्रोजेस्टेट और LNG-20 आते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये हो गया IUD। अब ये IUD ये कुछ ऐसी होती हैं जो टेस्ट क्या बोलते हैं, कापर T होती है, ये कुछ ऐसी होती हैं, इसको पहले ये जैसे मान लीजिए ऐसे रहता है, ऐसे मुड़ी रहती है, मोड़ के अंदर वेजाइना के अंदर से इसे डालेंगे, और जब डालेंगे फिर उसको ये एक नली होती है उसको खींच देते हैं बाहर, ये ऐसे फैल जाती है, और फैलने के बाद ये सीधा हो जाएगी और उसमें फंस जाएगी, और फंस जाएगी तो इस तरह से ये अंदर इंसर्ट हो गई है। बात समझ गए ना। अब एक आता है ओरल कंट्रासेप्टिव, ये खाई जाती है ओरली। अब जो ये ओरल होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। और ये क्या जो पिल्स होती हैं, कुछ पिल्स ऐसी आती हैं जो डेली खाई जाएगी, मतलब लेकिन मतलब ये 21 डेज तक, लगभग 21 दिन तक, मतलब जो आपका ये फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द गैप ऑफ 7 डे, मतलब 7 दिन के बाद से आप खाना स्टार्ट कर देंगे, और ये रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल
डिजायर द प्रिवेंट द कंट्रासेप्शन, मतलब इसको आपको हर मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 7वें दिन के बाद से खाना शुरू कर देगा और 21 दिन तक खाना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है क्योंकि गोलियां खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, हार्मफुल होता है। बात समझ आ गई? ये हो गया। उसको देखिए दे ये करता क्या है, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, थिकन सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये सब काम करता है, ओवुलेशन को रोक देता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है, और ये थिकन सर्वाइकल म्यूकस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म करता है। ये पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी साइड इफेक्ट खूब भर के होता है। बस में आ रही, बस ये केवल यहाँ पे डाटा ये लिखा है लेस साइड इफेक्ट है, लेकिन हालांकि प्रयास किया था कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी अब कोई भी कैप्सूल बनेगी तो बनेगी तो एक होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है सहेली। सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव है, इसका इंपॉर्टेंट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको CDRI ने डेवलप किया था। ये क्या होता है, ये वीकली यूज किया जाता है, हर वीक में एक बार खाया जाता है, और इसका भी काम वही होता है, ओवुलेशन को रोक देता है ना, और इम्प्लांटेशन को रोक देता है। अब एक होता है इंजेक्टेबल। इनको मतलब ये होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होता है, ये कॉम्बिनेशन इसका यूज करते हैं बाई फीमेल्स एज ए इंजेक्शन या इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। ये स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब ये भी डॉक्टर के द्वारा होता है, डॉक्टर बताएगा कहाँ पे स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट करना होगा, है ना। अब क्या करता है, देयर मोर द एक्शन लाइक दैट पिल्स आर देयर इफेक्टिव द पीरियड आर मच लॉन्गर। ये कुछ दिन तक चलता है, बहुत दिन तक, मतलब लगभग 2 साल 3 साल तक चल सकता है। अब एक होता है अभी अगली पॉइंट एक है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन दोनों, इसके कॉम्बिनेशन एंड IUD, जो IUD है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये क्या है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है। ये 72 घंटे ऑफ क्वार्टिस, मतलब सेक्स करने के 72 घंटे के अंदर अगर आप प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ खा लीजिए, मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और इसके खाने से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपका जो मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है वो एबार्ट हो जाएगा। और ये अक्सर ये मतलब ये रेप में या कैजुअल इंटरकोर्सेज में इसका यूज़ करते हैं। मान लो किसी के साथ कोई रेप हो गया है, अब उसका रेप हुआ तो उसको बेबी तो चाहिएगा नहीं, तो हो सकता है कि उसको ये 72 घंटे वाले पिल्स खिला देते हैं जिससे कि उसका फर्टिलाइजेशन ना होने पाए। बात समझ में आ गई? अब एक आता है, ये है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या रहेगा, मतलब इसमें समझिए ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये होता है इरिवर्सिबल। मतलब इसमें क्या होगा, जब भी ये होगा, इट हेल्प द ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय फॉर प्रिवेंट द कंसेप्शन। इट इज वेरी इफेक्टिव होता है, बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर क्या मतलब बिल्कुल रिवर्सिबिलिटी होती नहीं इसमें, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, अब इसमें दो आता है, एक आता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब है इसको यहाँ से काट दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब कट जाएगा तो ना तो यहाँ से ओवम आ पाएगा, ना इधर से स्पर्म यहाँ पहुँच पाएगा, और ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जो एक बार कर लेगा दोबारा ये रिवर्सिबल नहीं है। बस समझ गए। अब दूसरा होता है वैसेक्टोमी, ये मेल में होता है। अब मेल में क्या होता है कि ये जो क्या बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अर्थात जो ये डक्ट है वास डिफेंस, इसको कट कर दिया जाएगा और कट करके ऐसे बांध दिया जाएगा दोनों। तो अब यहाँ से स्पर्म रिलीज होकर यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, जब नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। देखो इसमें एक होता है साइड इफेक्ट। अगर बात करें एंटीनेटल कंट्रासेप्टिव की, तो ना इससे क्या कहते हैं, अभी देखिए वहाँ लिखा था ना साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए हर एक भी टेबलेट में साइड इफेक्ट होता है। क्या हो सकता है, नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और ये ब्रैकेथ्रो ब्लीडिंग होगा, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये सारी बीमारियां हो सकती है इससे, है ना। तो ये सारी बीमारी देखने को मिलती है। अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसको ध्यान से समझिए ये क्या होता है। देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है और अब कुछ दिन बाद वो उसको प्रेगनेंसी को अवॉइड कराना चाहती है, तो उसको मतलब बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब अवॉइड कराना मतलब कोई मेडिसिन खा के या किसी डॉक्टर के द्वारा उसको फिजिकली बाहर निकाल देना, ये सब क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो क्या है, इंटेंशनल या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP या इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं इसको। एक कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि MTP दूसरों का इंड्यूस्ड एबॉर्शन। 45 to 50 million MTP are performed in the year all over the world, 1/5 of the total number of the
कंसीव्ड प्रेगनेंसी। देख रहे हैं कितना ज़्यादा मतलब डाटा है ये। लगभग पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर होती हैं हर साल, है ना। और ये लगभग टोटल जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका 1/5 है। मतलब 1/5 मतलब अगर देखा जाए तो पाँच प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो उसमें से केवल एक ही रहेगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। एमटीपी हेल्प द डिक्रीज द पॉपुलेशन। अब भाई अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही पॉपुलेशन के कंट्रोल तो कर ही रहा है ना। मेनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी ड्यू टू द इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू। बहुत सी ऐसी कंट्री है जिसमें एमटीपी लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि मेरे बच्चों को मारा जा रहा है, और ये क्या है, एक इथिकल इशू है, और ये इमोशनल इशू है, और रिलीजियस पर्पज से है, और सोशल इशू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया है। ये कब किया है, ये भी डाटा आता है 1971 में, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू चेक द इलीगल फीमेल फोर्टिसिडीज, है ना। इलीगल फीमेल मतलब जिसमें ये पाया जाएगा कि हाँ ये कुछ गलत है, तो उसके अंदर इसको लीगलाइज किया गया है, नहीं तो उसमें कुछ ना इफेक्ट लगाया गया है, मतलब कुछ टर्म कंडीशन है कब आप एमटीपी कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एमटीपी देखिए, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्सेस और फेल्योर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटियस रेप, ड्यूरिंग द क्वाइटियस या रेप। मतलब आप कंट्रासेप्टिव पिल्स देने के साथ भी अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो अब बाद में पता चलेगा तो आप उसको एमटीपी करा सकते हैं। इट इज द सेशनल इन केस ऑफ वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और द फीटस बोथ। अगर आप इसको कंटिन्यू समझने का प्रयास करेंगे तो ये आगे चल के मदर के लिए भी और उसके जो बच्चा होगा उसके लिए भी हार्मफुल है प्रेगनेंसी। मतलब ये एमटीपी को सेफ माना कब तक गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मतलब अगर 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप 12th वीक तक आप प्रेगनेंसी के एमटीपी कराना चाहेंगे तो वो सही है, मतलब आराम से हो सकता है वो भी हार्मफुल तो है ही। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर वेरी रिस्की। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एबॉर्शन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ना, वो फिर थोड़ा सा रिस्क जाएगा। अब देखो अगला है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एमटीपी। क्या प्रॉब्लम होती है एमटीपी में, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगल। देख लीजिए, मतलब लगभग जितनी एमटीपी होती हैं वो लगभग इलीगल होती हैं, मैक्सिमम इलीगल। मतलब कंट्रासेप्शन पिल्स फेल हो गई या मतलब उसका यूज ही नहीं किए, फिर प्रेगनेंसी हो गई, बाद पता चला, अब उसको अवॉइड कराना चाहते हैं। अब ये तो इलीगल है ही, अब बिना मतलब अवॉइड कराना ये क्या है, इलीगल है ना। अब ये देखो मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। अब इसमें क्या होता है, जो एमनियोसेंटेसिस होता है उसका मिस यूज करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है एमटीपी का। जैसे क्या हो, जैसे मान लीजिए एक एमनियोसेंटेसिस नाम की टेक्निक होती है, उससे क्या किया, बच्चों का पता लगा लिया कि वो बच्चा जो पैदा होगा वो मेल होगा कि फीमेल। अगर मगर किसी को मेल चाहिए फीमेल नहीं चाहिए तो क्या करेगा, फीमेल निकलेगा उसको अबॉर्ट करा देगा। अब अबॉर्ट किससे कराएगा, यही एमटीपी से, है ना। ये टेस्ट फॉर फीटल सेक्स एंड डिटरमाइन इफ द फीटस इज फीमेल, इट इज द फॉलोड बाय द एमटीपी। सच प्रैक्टिस आर डेंजरस एंड द यंग मदर एंड फीटस। अब ये क्या है, जो वो मदर है उसके भी और जो उसके बच्चा बाद में होगा उसके लिए भी क्या है, ये डेंजरस कंडीशन है। बात समझ आ रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, एमनियोसेंटेसिस एक एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और उसको चेक किया जाता है और उससे फीटल का कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस जैसे कि यूज करके टेस्ट किया जाता है, और उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी है या कुछ सर्वाइबिलिटी है कि नहीं हो पाएगी, आगे बच्चे में क्या दिक्कत होगा, और उसका सेक्स भी पता चल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोसेंटोसिस। बात समझ में आ गई, एमनियोसेंटोसिस बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट कर दिया 2017 में। जो पहले था उसमें तो कुछ अलग रूल था, अब इसको और अमेंडमेंट कर दिया। इसमें क्या कर दिया, रिड्यूस द लीगल एबॉर्शन एंड कंसिक्वेंस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोरबिडिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अब वो क्या अमेंडमेंट किया, देखिए, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट 12th वीक ऑन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्टर। मतलब कहने मतलब इसमें यह हुआ कि आप प्रेगनेंसी को 12th वीक तक टर्मिनेट करा सकते हैं, लेकिन
अब उसको बिल में अमेंडमेंट करके अब ये कह दिया गया कि आप 12 से 24 वीक की प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट करा सकते हैं, बस उसकी कंडीशन अलग है और इसकी कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। उसकी कंडीशन क्या थी कि वो 12th वीक था, किसी एक डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर का, प्रैक्टिशनर का मतलब वो चाहिए, परमिशन चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जो 12 से 24 था उसमें किसी दो डॉक्टर का, दो रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर का जरूरत पड़ेगा। जब वो ओपिनियन देगा या अपना मतलब अलाउ करेगा तभी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो पाएगी। बात समझ गए ना। अब कुछ आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको एसटीडी बोलते हैं। अब एसटीडी मतलब क्या है, डिजीज इन्फेक्टेड दैट ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन्फेक्शंस एसटीडी और एसटीडीज, या इसको वेनरल डिजीज बोलते हैं, वीडी बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हेरपीज, है ना, और ये क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोसिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी लीडिंग टू एड्स जो बनता है। अब ये सब क्या है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड। ये जो हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी है वो कैसे ट्रांसफर होता है, देखो, बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडेड, सर्जिकल एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। बाई कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या इंजेक्शन है, नीडल है, उससे अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया गया है, अब वो दूसरे नॉर्मल पर्सन को लगा दिया जाएगा तो उसको हो जाएगा। बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब ब्लड आपस में मिक्स जाएगा तब होगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बच्चों में आ जाएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है पहले से, लेकिन पता हो जाना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए एक्सपेक्ट द हेपेटाइटिस बी, देखिए हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और एचआईवी, इसको छोड़ के अदर जितनी भी डिजीज हैं कंप्लीटली क्यूरेबल हैं। मतलब यहाँ पे जो पढ़े गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वार्ट, ये सब स्टेटा मिला के, इसमें से हेपेटाइटिस बी को, जेनाइटल herpes को और एचआईवी को छोड़ के जितने भी डिजीज हैं वो सारी क्या हैं, क्यूरेबल हैं। बस ये सारी क्यूरेबल नहीं है, है ना। ईयरली सिम्टम, ईयरली सिम्टम क्या होता है, अगर किसी को ये बीमारी देखने को मिलती है तो ईचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, है ना, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगा, एक्सेट्रा इन जेनाइटल रीजन में देखने को मिलेगा, है ना। अब आता है absence of less significance yearly symptom, the social stigma, detect the infect the person, consult doctor, this lead to the pelvic inflammatory disease, PID, infertility, ectopic pregnancy, और ये abortion, still birth, cancer, it is the reproductive tract etc। मतलब कहने मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि लेस सिग्निफिकेंस, अर्ली सिम्टम एंड सोशल स्टिग्मा, डिटेयर द इन्फेक्टेड पर्सन, कंसल्ट डॉक्टर। मतलब अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कुछ ऐसा सिम्टम दिखाई देता है तो आप बिना शर्म किए आप डॉक्टर से संपर्क करिए। तो हो सकता है कि बाद में वो बीमारी बन जाए तो उससे क्योर हो सकता है। जैसे क्या क्या, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है आपको, है ना, जैसे PID, इनफर्टिलिटी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, कैंसर, ये सबसे क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये सब हैं। all person are valuable to study, these are very high among the person in the age of group 15 से 24। मतलब जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो जो बच्चे होते हैं 15 से 24 साल के बच्चे, ज़्यादा उनमें होने की संभावना है, क्योंकि उनका जानते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट कम होता है और फिजिकली या रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाते हैं। अब वो समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है, कि क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, अब उसका इससे ज़्यादा इस एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगला क्या है, प्रिवेंशन। कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, एवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। आप अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर से क्या करें, सेक्स ना करें। ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटियस, जब भी आप सेक्स करें कंडोम का यूज करें। इन केस ऑफ डाउट गो टू द ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर ईयरली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। बात समझ गए, ये बात हो गई। अब आता है इनफर्टिलिटी। अब समझते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इनफर्टिलिटी आखिर होता क्या है। अगर देखिए इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन क्या है, इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 years अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन। मतलब अगर कोई कपल्स हैं या मतलब शादीशुदा लोग हैं आपस में 2 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के
बिना किसी प्रोटेक्शन के क्वाइटियस अर्थात सेक्स करते हैं और किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, मतलब बेबी नहीं हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, वो इनफर्टाइल है। अब जब इनफर्टाइल है, इसका रीजन क्या हो सकता है, देनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, ये सारे दिक्कत हो सकता है। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART, अब देखिए ये जो ART है, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब उसको कैसे सॉल्व करें ये थोड़ा समझना है। तो अब उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। मतलब यहां पे समझिए ये कि बच्चा पैदा करने का जुगाड़। अब किसको जुगाड़ लगाएंगे, जिसको नहीं हो रहा है ना। वहां क्या था, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स थे, कंट्रासेप्शन था, बच्चा ना पैदा करने का जुगाड़ था, और ये क्या है, बच्चा पैदा करने का है ना। तो अब बच्चा जिसको नहीं हो रहा तो उसको कैसे हुआ, तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये अभी दीज आर द टेक्नोलॉजीज यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। मतलब आप जिसको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको फर्टाइल कैसे, मतलब उसको बच्चे कैसे पैदा कराया जाए, उसका ये बात है। तो देखो यहाँ पर अच्छा पहले क्या किया जाए, जैसे मान लो उसको कोई कमी है तो पहले उसको मेडिकली ट्रीट करने का प्रयास किया जाएगा, कि मतलब उसको मेडिसिन देके या कोई ऐसी एक्सरसाइज से या कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना मेडिसिनल देके उसको हम लोग क्योर करने का प्रयास करते हैं, भाई इसको दवाई देते, हार्मोनल कोई दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले उसको देख क्या किया जाता है, किया जाता है। जब वो भी नहीं हो पाता, जब दवाइयों से भी नहीं हो पाता, तब जाके लोग आते हैं इस टेक्नोलॉजी पे, ART पे। अब उसमें सबसे पहले आता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं गिफ्ट। अब देखिए इसमें होता क्या, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब ये जो गिफ्ट है ये ऐसी फीमेल को किया जाएगा जिसके अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो सुटेबल इन्वायरमेंट तो दे रहा है लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे फीमेल का ओवम निकाला जाएगा और उसके फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जब फैलोपियन ट्यूब में वो ट्रांसफर चला जाएगा तो अब वहाँ पर जो वो क्या बोलते हैं, सेक्स के समय वो ओवम क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा और उसको बेबी हो जाएगा। दूसरा आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसमें क्या होगा, इट इज द लेबोरेटरी प्रोसीजर्स इन विच सिंगल स्पर्म फ्रॉम मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग ऑफ फीमेल, है ना। मतलब से फीमेल का जो एग है, एक स्पर्म लिया गया, इंजेक्शन में डाल के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया, अब डायरेक्ट क्या हो गया, ये फर्टिलाइज हो गया। अब पार्टनर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन द वुमेन्स यूट्रस, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको यूट्रस को अंदर जाके उसको इम्प्लांट कर दिया गया। तो ये भी क्या है, टेक्निक है। अब दूसरा आएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, सीमेंस कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड डोनर आर्टिफिशियली एंड इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर डाल दिया गया, यूट्रस के अंदर फीमेल में डाल दिया गया, है ना। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूट्रस इज नोन एज द इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI बोलते हैं। दिस टेक्निक यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल इन द लो स्पर्म काउंट। मतलब ये किसके लिए होता है, ऐसे फीमेल के लिए जिसका स्पर्म काउंट कम है, मतलब मोबिलिटी कम है या स्पर्म कम रिलीज हो रहा है, उसके लिए बस डायरेक्ट स्पर्म लिया गया और वहाँ पहुँचा दिया गया, अब उसके फीमेल के इंटरनल मतलब फर्टिलाइजेशन अपने से आसानी से हो जाएगा। अब ये देखिए आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं टेस्ट टू बेबी या IVF, है ना, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम। अब इसमें समझते हैं वो सारा काम भी अगर काम नहीं करता है तब फिर लास्ट में टेस्ट टू बेबी किया जाता है। और टेस्ट टू बेबी भी क्या होता है, इन दिस मेथड ओवम फ्रॉम द वाइफ या डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर और कलेक्टेड एंड द इंड्यूस्ड फ्रॉम द जाइगोट एंड अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। दिस इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET बोलते हैं इसको। ये दो टाइप का होता है, पहला होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं ZIFT। अब ये ट्रांसफर ऑफ जाइगोट ईयरली एम्ब्रियो विदिन अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर। मतलब इसमें क्या होगा कि
डोनर का स्पर्म लिया गया और दूसरे डोनर मतलब फीमेल डोनर का ओवम लिया गया, दोनों को बाहर कहीं फर्टिलाइज कराया गया और फर्टिलाइज कराने के बाद उस फर्टिलाइज जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया गया। और जब वो जाइगोट अंदर इम्प्लांट हो जाएगा तो अब वो जो बेबी मतलब वो एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाएगा, तो इसी को बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये किसका पार्ट है? टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट। अब अगला देखिए, हम लोग थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं क्योंकि हमको रिवीजन करना है ना, पूरा कंप्लीट करना है। इसका डिटेल वीडियो लेक्चर है, आप देख सकते हैं नीचे जाके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सर्च करके भी देख सकते हैं, है ना, आप इस नाम से। अब ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद इन मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर, अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोम ट्रांसफर करना है तो उसको कहाँ डालना पड़ेगा? यूटेरस में। मतलब देखिए पहला क्या हो गया, अगर आपको 8 ब्लास्टोम ईयर तक डालना है तो जाइगोट कहाँ करना पड़ेगा? उसको ट्रांसफर करने का फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोम डेवलप हो चुका है तो उसको आप डायरेक्ट कहाँ डालेंगे? यूटेरस में, क्योंकि वहीं तो डेवलप होता है। एम्ब्रियो फार्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन, उसको क्या बोले यूटेरस में। अगर एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो जो बनता है वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल इज आल्सो यूज टू सच ट्रांसफर असिस्टेड दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। बात समझ गए? अगर जो फीमेल ओवम फर्टिलाइज नहीं मतलब ओवम नहीं निकाल पा रही है तो उसके अंदर ये क्या कर सकते हैं हम लोग कि दूसरे का ओवम लेंगे जो ओवम निकाल सकती है, और कोई ऐसी मदर होगी, मतलब ऐसी कोई मदर चूज करेंगे जो उसको कंसीव कर सकती है। ऐसे देखिए, ऐसे समझिए आप, इसे मान लीजिए कोई एक फीमेल है, कोई क्या है, कोई एक फीमेल है। ये फीमेल क्या करती है, ये फीमेल से ओवम तो बनता है, ऐसे होगा, ओवम तो बनता है लेकिन ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, तो उसके अंदर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। अब इससे क्या लिया जाएगा? इसका ओवम बाहर निकाल लिया जाएगा और इसके पार्टनर का स्पर्म लिया जाएगा और एक किसी दूसरे मदर के यूट्रस में उसको डाल दिया जाएगा, और जिस दूसरे मदर के यूट्रस में डालेगा उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर, मतलब किराए की कोख। क्या हो सकता है? किराए की कोख, उसको क्या बोलते हैं? सेरोगेट मदर। अब सेरोगेट मदर अब उसके बच्चे को पालेगी और जब उसको बच्चा पल गया, पोस गया, अब उसको जब जन्म हुआ, जब उसका जन्म हो तो बच्चे को वापस दे देगी, है ना। तो इसको ये बोलते हैं सेरोगेट मदर और इसको बोलते हैं सेरोगेसी। हालांकि ये जो है उसी को अलाउ करता है। अब लीगलिटी कर दिया गया इसमें कि वही अलाउ करेगा जो रियल में जिसको इसकी प्रॉब्लम है। अब अगर इसको रियल में प्रॉब्लम नहीं है तो अब इसकी करने की जरूरत इसको नहीं है। कुछ लोग फिगर कॉन्शियस लोग होते हैं, है ना, उसका मिस यूज करते हैं, अभी बताएंगे आगे, है ना। अब देखो, ये रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, देयरफॉर दोज फैसिलिटी ऑफ अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू कंट्रीज, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम, है ना। लीगल, अब देखो एक तो सबसे ये होता है कि क्या प्रॉब्लम है इसका ART का, मतलब कि पहले तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है और सभी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, अब धीरे धीरे अवेलेबल हो रही है। अब लेकिन और दूसरे कुछ कंट्री ऐसे हैं कोई इमोशनल है, रिलीजियस है, सोशल है, कि मतलब मेरा बच्चा दूसरे कोख में क्यों पले, हम ये नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा अलाउ नहीं करता है, मेरा धर्म ऐसा नहीं कहता, ये कहते हैं। अब देखो क्या है लीगल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करिए, आप किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए, है ना, मतलब दूसरा बच्चों को अडॉप्ट कर लीजिए, उसकी पेरेंटिंग कीजिए, बच्चों को पालिए पोसिए, आपका सहारा बनेगा, है ना, बहुत अच्छी बात। अब ये पूरा चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। हम लोग बहुत जल्दी से 1 घंटे के अंदर इसको रिवाइज कर लिए, तो 1 घंटे के अंदर ही लगभग 45-48 मिनट इसको रिवाइज कर लिए हैं। तो अब देखिए इसको देख के पूरा आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग फिर किसी दिन किसी नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से मिलेंगे, उसी को फिर से रिवाइज करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी। तब इसको देखिए, अपना रिवाइज करिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दिन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।